हेलो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वृद्धि एवं विकास क्या है और विकास के सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं। ये जो मैंने ग्राफ लिया है इसमें वृद्धि और विकास दोनों दर्शाया गया है, जिसमें 1 वर्ष का बालक, 2 वर्ष का बालक, 3 वर्ष का बालक, 4 उससे आगे 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 ऐसे दिखाया गया था। इसमें जैसे 1 वर्ष का बालक बैठा हुआ है, 2 वर्ष का बालक उठ रहा है, 3 वर्ष का बालक पैरों के बल है, 4 वर्ष का बालक पैरों पर खड़ा है अपने, 5 वर्ष का बालक भाग रहा है, ये बताया गया है। तो अब हम जानेंगे कि वृद्धि क्या होती है। वृद्धि को अगर हम सिंपल वर्ड्स में जाने कि शरीर के आकार का बढ़ना, यानी कि फिज़िकल चेंजेस होना ही वृद्धि कहलाती है। यानी कि हम वृद्धि को मेज़र कर सकते हैं। और वृद्धि कब स्टार्ट होती है? वृद्धि गर्भाधान मतलब गर्भधारण के लगभग 2 सप्ताह बाद आरंभ हो जाती है और एडल्टहुड तक चलती है। इसमें बताया गया है कि वृद्धि क्वांटिटेटिव होती है, यानी कि हम इसे मेज़र कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि वृद्धि क्वांटिटेटिव होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट क्या है। तो इसमें है कि डेवलपमेंट जो है वो जीवन प्रयत्न चलती है, मतलब कंटिन्यूसली प्रोसेस है हमारा। हम डेवलपमेंट में वृद्धि को भी शामिल कर सकते हैं और जो अन्य गुण जो बच्चा सीखता है अपने फैमिली और एनवायरनमेंट से, वो सब आता है। अपने गुण जो अर्जित करता है वो आता है। इसको हम एग्ज़ाम्पल के साथ समझ सकते हैं। जैसे बच्चा बड़ा तो हो रहा है, फिर बैठता भी है और बैठने के साथ साथ जब वो चलने की योग्यता अर्जित करता है तो इसे हम विकास में शामिल कर सकते हैं। होप आपको समझ आ रहा है। जैसे कि ये पिक्चर है न्यूबॉर्न बेबी, इसमें वृद्धि और विकास दोनों एग्जाम्पल शामिल हैं। जैसे न्यूबॉर्न बेबी है, वो उसकी वृद्धि हुई है, वृद्धि के साथ साथ वो इन्फेंसी में अपना बैठ गया है तो वो हो गया विकास। बैठने के साथ उसकी हाइट बढ़ रही है, फिर वृद्धि हुई, विकास, वो खड़ा हो गया है। फिर चाइल्डहुड में दोबारा उसकी शरीर का वेट, हाइट सब बढ़ रहा है और जो एनवायरनमेंट से वो गुण सीख रहा है, भागने के, चलने के, साइकिल चलाना, ये सारे गुण विकास हो गए। फिर एडोलेसेंस में भी बच्चे का सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है और हाइट, वेट सब बढ़ता है, ये वृद्धि हो गई। और इसके बाद जो वो एनवायरनमेंट से गुण अर्जित करता है वो विकास में शामिल हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे विकास और वृद्धि में क्या क्या अंतर होता है। जैसे कि पहले मैंने बताया कि वृद्धि में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी कि क्वांटिटेटिव होती है, जबकि विकास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर। वृद्धि में हम क्या कर सकते हैं? शारीरिक ऊंचाई, हाइट, वेट और विभिन्न अंगों के आकार, संरचना आदि हम देख सकते हैं। जिन्हें हम देख सकते हैं वो वृद्धि कहला सकती है।
ठीक है। लेकिन विकास में शारीरिक परिवर्तन तो होता है, जैसे मैंने बताया शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, बैठता है, चलने की योग्यता अर्जित करता है। लेकिन इसमें बच्चा सोशली कैसे अपने आप को ढालता है समाज के अनुसार, मेंटली और इमोशनल परिवर्तनों का भी इसमें जो है समावेश होता है। ठीक है। वृद्धि का कारण क्या हो सकता है? एकमात्र के लिए जो शरीर में जो उपलब्ध जो सेल्स हैं उनका बढ़ना वृद्धि हो सकती है। जबकि विकास में क्रियात्मक क्षमता की वृद्धि, बच्चों की एक्टिविटी करने की क्षमता जो बढ़ती है, और इसमें समायोजन संबंधी जो प्रक्रिया है उनके कारण जो है विकास होता है। समायोजन मतलब अडेप्टेशन, बच्चों को उसके अनुसार ढालना, एनवायरनमेंट के अनुसार। इसमें बताया गया है कि वृद्धि एक निश्चित अवधि तक होती है, यानी कि वयस्कता तक चलती है, वयस्क होने तक चलती है, यानी कि किसी एक टाइम पर आकर आपका हाइट वेट रुक जाता है ना। लेकिन विकास जो है वो जीवन भर चलता है। वृद्धि को हम मापा जा सकता है, ये भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि वृद्धि को हम माप सकते हैं। जबकि विकास जो है हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ अवलोकन, परिपक्व व्यवहार यानी कि निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, मैच्योरिटी बिहेवियर के हिसाब से हम जान सकते हैं कि इसका विकास हुआ है। वृद्धि जो है व्यक्तित्व के एक आयाम को बताता है। जैसे वृद्धि सिर्फ फिज़िकल चेंजेस को बताता है, लेकिन विकास में सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक और शारीरिक तो है ही है। तो ये सभी आयामों को दर्शाता है। वृद्धि बताया कि इसका जो क्षेत्र है वो संकुचित है, जबकि इसका क्षेत्र विस्तृत है। वो ऑब्वियसली होगा क्योंकि वृद्धि में सिर्फ फिज़िकल चेंजेस आते हैं, जबकि विकास में फिज़िकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल, क्रिएटिव ये सब शामिल है। अब बारी है हम जान लेते हैं कि विकास के सिद्धांत क्या हैं। ये बहुत इजी हैं, आपको जल्दी से याद हो जाएंगे, और मैं जैसे बताऊंगी आपको वैसे याद करने हैं तो वैसे भी याद कर सकते हैं। तो विकास के हम सिद्धांत पढ़ेंगे। सबसे पहले विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, या प्रतिरूप की जगह आप लिख सकते हैं कि निश्चित क्रम होता है, मतलब एक पैटर्न होता है। ठीक है। विकास जो है वो दो पैटर्न से चलता है, एक मस्तकाधोमुखी और दूसरा निकट से दूर दिशा में। मस्तकाधोमुखी में हम कह सकते हैं कि विकास जो है हमेशा सिर से लेकर पैर की तरफ होता है। जैसे जब गर्भावस्था होती है, गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी, तो जब जो फीटस होता है, फीटस का पहले सिर बनता है, फिर धड़ बनता है और आखिर में पैर बनता है। इसी के साथ अगर हम दूसरा पॉइंट जाने निकट से दूर दिशा में, तो इसमें जो है सबसे पहले जो विकास होता है, शारीरिक विकास, वो शरीर के सेंट्रल हिस्सों में होता है, केंद्रीय भागों में से शुरू होता है, फिर आगे की ओर बढ़ता है। जैसे पहले पेट का निर्माण हुआ, फिर कंधे बने, फिर बाजू, फिर हाथ और फिर उंगलियां। इसलिए पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है और फिर चलना सीखता है। ये हमारा हो गया है। तो अब हम जानते हैं विकास की निरंतर गति। सेकंड प्रिंसिपल है विकास की निरंतर गति। ये
जैसे मैंने पहले बताया है कि विकास जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें हम समझ सकते हैं विकास की निरंतर गति, यानी कि निरंतर चलता रहता है और इसकी जो गति है, स्पीड, वो कभी धीरे हो सकती है तो कभी तेज़ हो सकती है। बस यही था इसमें बताने के लिए कि विकास जो है जीवन भर चलता है तो, और इसकी गति जो है कभी धीमी हो सकती है तो कभी तेज़ हो सकती है। पर एक बात इसमें ये है कि विकास कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। तीसरा है हमारा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। इसमें हम सिंपल बताते हैं कि पहले मतलब बालक का जो है पहले सामान्य चीज़ें, नॉर्मल चीज़ों का विकास होता है, यानी कि पहले हाथ का विकास होता है, पैर का विकास होता है, ठीक है, और फिर उंगलियों का विकास होता है और फिर उंगलियों के नाखूनों का विकास होता है, यानी कि ग्रोस मोटर पहले होता है और फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट बाद में होता है। अब हम फोर्थ करते हैं, विभिन्न अंगों के विकास की गति भिन्न होती है। विभिन्न अंगों के विकास की गति भिन्न होती है। इसमें हम समझेंगे कि जैसे हर स्टेज में कोई ना कोई जो विकास की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। जैसे इसमें बता रखा है, उदाहरण के लिए मस्तिष्क का विकास 8 वर्ष तक हो जाता है, जबकि बुद्धि का विकास पूरे होने में 16 वर्ष तक लग सकते हैं। ऐसे ही हृदय, पाचन, संरक्षण और हाथ पैर का पूर्ण विकास किशोरावस्था में होता है। मतलब बाल्यावस्था में आपका माइंड डेवलपमेंट हो जाता है, 90% माइंड डेवलप हो जाता है, जबकि किशोरावस्था में आपके हाथ पैर का पूर्ण विकास होता है। आपने देखा भी होगा कि किशोरावस्था स्टार्टिंग में होते ही लड़कियां लड़कों से बड़ी दिखती है और एंडिंग में लड़कियां लड़कों से छोटी दिखती है। यही कारण है कि विकास की गति जो है अलग अलग होती है। नेक्स्ट है विकास के में व्यक्तिक भिन्नता होती है। इसमें हम अगर हम इसको आसान वे में समझे तो विकास में व्यक्तिक भिन्नता होती है कि हर बालक में विकास जो है वो अलग अलग तरह से होता है। किसी का धीरे होता है तो किसी का फास्ट होता है। अगर किसी बच्चे का एनवायरनमेंट जो है अच्छा होता है तो बच्चे की बुद्धि का विकास तेज़ गति से होगा, और वहीं एनवायरनमेंट अगर ख़राब है तो विकास जो है मंद गति से होता है। बस इसमें यही था कि व्यक्तिक भिन्नता जो है वो अलग अलग होती है। 6th है हमारा, प्रत्येक विकास अवस्था की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। विकास अवस्था यानी कि किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सारी अवस्था की जो विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे गर्भावस्था और शैशवावस्था में शारीरिक विकास के लिए विशेष है। मतलब बाल्यावस्था में मैंने जैसे बताया कि फिज़िकल चेंजेस होते हैं, और किशोरावस्था में वही कामवृत्ति और सामाजिकता मतलब सेक्सुअल चेंजेस होते हैं और सोशल चेंजेस होते हैं। सेवन्थ है हमारा, प्रत्येक बालक विकास की प्रत्येक अवस्था से गुजरता है। ये बहुत सी सिंपल है और ये आपको हमेशा याद रहने वाला है कि हर जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो सबके लिए समान होती हैं, यानी कि हर व्यक्ति जो है हर अवस्था से गुजरता है। इसमें लिखा भी है, जैसे बालक शैशवावस्था से बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था में जाता है। कोई भी बालक सीधा बाल्यावस्था से सीधा प्रौढ़ावस्था में नहीं जा सकता, मतलब स्किप नहीं हो सकती कोई भी अवस्था, सबको जाना ही है। ऐसे ही 8th है, प्रत्येक बालक अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंचता है। इसका मतलब यही है कि चरम सीमा मतलब
वृद्धि और विकास की जो चरम सीमा होती है वो एंड कहाँ तक होती है? ओल्ड एज तक। तो ओल्ड एज तक जो है हमारी चरम सीमा कहलाती है, और प्रत्येक बालक जो है उस एज तक पहुँचता है, लेकिन इसकी गति जो है वो अलग अलग हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले बताया। और इस क्रिया के जो तत्व जो सहायक है, जैसे अच्छे वृद्धि और विकास के लिए हमें अच्छा पोषण चाहिए होता है, सही गाइडेंस चाहिए होते हैं, सही मोटिवेशन चाहिए होता है। ऐसे ही तत्व हैं जो विकास के वाधक हैं, जैसे मेल न्यूट्रिशन, गलत संगति, बच्चे किस संगति में रह रहे हैं, गंदा वातावरण हो सकता है, प्रोत्साहन की कमी हो सकती है आदि। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।